मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक और अपने तमाम देखने वालों को हम कहेंगे स्माइल। मुस्कुराते हुए दिन का आगाज कीजिए, बड़ा मजा आता है। एनर्जी के साथ दिन का आगाज होना चाहिए। एनर्जी जरूरी होती है, बिल्कुल जरूरी होती है। प्रोग्राम का आगाज सवाल से करेंगे और सवाल है कि अगर मुश्किल मौशी हालात हो, आपकी जेब तंग हो और फिर भी आपने ऑफिस जाना हो और पेट्रोल के पैसे ना हो तो आप क्या करेंगे? छुट्टी नहीं मिल सकती, क्या करेंगे? आप दो काम कर सकते हैं कि आप साइकिल पे जा सकते हैं, दूसरा है कि आप पैदल जा सकते हैं। वैसे साइकिल भी सस्ती इतनी नहीं है। दूसरा क्या कहा? पैदल? पैदल, हाँ। मैं तो कहता हूँ पाँव में पहिए लगवा लें। अच्छा, पाँव में पहिए। अच्छा, कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल है, पाँव में पहियों की जो आप बात कर रहे हैं। स्केटिंग करते हुए खातून 41 साल खातून है और इनका नाम है हलीमा सादिया। इन्होंने महंगाई से तंग आकर स्केटिंग करते हुए काम पर जाना शुरू कर दिया। अच्छा, उनका ये कहना था कि पेट्रोल की कीमत पे इतना इजाफा हो चुका है कि अब भाई मेरी बस हो गई है और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे धक्के नहीं खा सकती, तो अब मैं ये करूंगी कि मैं इर्द गिर्द जब मैं जाती थी तो मैं देखती थी कि बच्चे जो हैं वो स्केटिंग कर रहे होते, तो उन्होंने कहा मैं क्यों नहीं कर सकती। जबरदस्त। उन्होंने अपने शूज खरीदे और उसके बाद उन्होंने स्केटिंग करनी शुरू कर दी, तो अब वो स्केटिंग करते हुए अपने ऑफिस पहुंचती हैं। सैलून में ये काम करती हैं, तो सैलून आप पहुंचती हैं स्केटिंग करते करते। हम वैसे भी देखते हैं जिस तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं अवाम, ऐसे में हम देखते हैं कि गरीब लोगों की अगर हम बात करें जिनकी तनख्वाह कम है या जिनका गुजारा मुश्किल होता है, ज़ाहिर है उनके लिए इन हालात में जीना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। Exactly. और ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, ये हलीमा ने बता दिया जी कि जब आप कुछ और नहीं कर सकते तो फिर आप स्केटिंग करते हुए बहरहाल पहुंच सकते हैं। एक तो आप फिट रहेंगे, वैसे तो हिट भी रहेंगे, और दूसरा है कि आपकी जेब पे भी इतना बोझ नहीं होगा। हिट तो हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, आप ये करना शुरू कर दे, वैसे बहुत अच्छा हो जाएगा। कम से कम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो अपने एंड पे आप कर सके, बट ऑब्वियसली रोड्स हैं तो उसमें सेफ्टी का एक एलिमेंट जरूर आ रहा होता है, तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। नहीं, अगर ज्यादा लोग स्केटिंग करना शुरू कर देंगे, गाड़ियां कम हो जाएंगी, धुआं कम हो जाएगा, ट्रैक बनेंगे, धुआं कम होगा, स्मोक का इशू नहीं होगा, पोल्यूशन का इशू नहीं होगा। एक तो बात है ना कि आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ता, दूसरा ये कि आपका एनवायरनमेंट पोल्यूशन से पाक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुएब, अब एक जो थोड़ा सा मसला ये आता है, जब तक बहुत ज्यादा लोग नहीं स्केटिंग करना शुरू करेंगे या लेट्स सपोज खवातीन साइकिल्स पे जाना नहीं शुरू करेंगी, तो ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस नहीं आएगी उस तरह से। जिस तरह से इनका भी यही कहना, हलीमा भी यही कहती है कि जब मैं सड़क पर जा रही होती हूँ तो लोगों ने अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है इर्द गिर्द हम देख रहे होते हैं कि स्केटिंग करना आम नहीं है हमारे मुआशरे की। अगर बात की जाए, खातून अगर स्केटिंग कर रही है तो उसको एलियन की नज़रों से। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो ये ना सोचें या ये ना समझें कि कोई ऐसी वैसी नज़र से कोई देख रहा है उनको या उनको हरास कर रहा है। वो सिर्फ ये समझें कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको देखकर, कि दिस इज समथिंग न्यू आप कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब वो चीज़ आम नहीं है ना सिर्फ, तो वो लोग देख रहे हैं कि हाँ एक खातून है जो कर, लेकिन हाँ अब ऑब्वियसली वही आप वाली बात शुएब, ज्यादा लोग करना शुरू कर देंगे तो एक चीज़ आम हो जाएगी और फिर उसको लोग सेलिब्रेट। हो सकता है किसी दिन सबीन भी स्केटिंग करते करते ऑफिस पहुंचे, ऑफिस हम पहुंचूं मैं जी, वैसे बाल आपके उड़ ना जाएंगे। रेडी तो मैं यहाँ आके होंगी ना। अच्छा, नॉट अ बैड आइडिया। आती है स्केटिंग? मतलब मैं सीख सकती हूँ इस उम्र में भी। उम्र तो अभी इतनी नहीं है। अच्छा, नहीं वैसे अगर वो 41 साल की भी कर सकते तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आगे जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर बैटर इमामुल हक की बात करते हैं। उनकी शादी की तकरीबात का सिलसिला जिसका आगाज़ हो चुका, हमने कल भी आपसे शेयर किया था, और कल कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। क्या ज़बरदस्त माहौल, सारे उनके दोस्त रिश्तेदार इकट्ठे, बाबर आजम भी हैं, सरफराज अहमद भी हैं, चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज भी हैं, क्या भी मिनिस्टर भी हैं वो, और कप्तान अजहर अली भी शरीक हुए हैं। तो जनाब क्या ज़बरदस्त ये महफिल सजी। अजीज़ो कारिब भी उनके वहाँ पर मौजूद थे और इमामुल हक के निकाह की तकरीब कल होगी। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो फूल नगर में ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की भी अगर बात करें, बिल्कुल कल उनकी मेहंदी की तकरीब के मुतालिक हमने आपसे शेयर किया था। उनकी ज़रा शादी भी हो रही है और उनकी तकरीबात से मुतालिक भी खबरें आ रही हैं। और फ़हीम अशरफ के जो दोस्त हैं और जो रिश्तेदार हैं उन्होंने शिरकत की है और उनके वलीमे की तकरीब 26 नवंबर को होगी। और ये देखें, अच्छा बड़ी ज़बरदस्त ये नाइट। एग्जैक्टली, कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा समा। सूफी डांस है, सूफी रक्स बेसिकली इसको कहा जाता है, तो सूफी रक्स है ये। और अच्छा, हर किसी की अपनी देखें एक शौक होता है कि आप किस तरह से अपने दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो उन्होंने हमारे, अच्छा 2023 मतलब इख्तिताम पर भी हमारे क्रिकेटर्स का उनका तो आगाज हो रहा है ना, आगाज हुआ है, लेकिन नहीं, मैं शादी की जिंदगी के नए सफर का आगाज। लेकिन शादी के पर्सपेक्टिव से बात करें ना कि मतलब कितने क्रिकेटर से माशाल्लाह जिनकी शादियां हुई हैं। माशाल्लाह। चलें जी, बढ़ेंगे आगे। अल्लाह हमेशा। ये बात हमने की शादियों की, अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं
कि मौसम कैसा रहेगा इन शादियों पे। चलें जी, आपको बताते हैं मौसम कैसा रहेगा। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में जो है जनाब, अगर देखा जाए तो बादल हल्के हल्के तो ऑब्वियसली हैं। ओवरऑल मौसम सुबह के टाइम ठंडा हो जाता है और रात के टाइम और शाम के टाइम भी ठंड हो जाती है। इस्लामाबाद की बात करें तो कम से कम 9, ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज सूरज चमक रहा है। लाहौर में कम से कम 12, ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 22, ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर में कम से कम 11, ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोयटा में कम से कम 6 और ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर और पेशावर में बादल छाए हुए हैं और इसके अलावा कोयटा में भी हल्के हल्के बादल हैं, लेकिन 6 काफ़ी लो है, काफ़ी ठंड है। वैसे कल इस्लामाबाद का जो मौसम था शाम में बिलखुसूस लग रहा था कि बाकायदा सर्दियों ने एंट्री दे दी है। सही बात है। अब ज़ाहिर है कल शाम को जिस तरह की हल्की हल्की सी बारिश आपके इलाके में हुई थी, बारिश नहीं हुई थी। अच्छा, मेरे इलाके में थोड़ी थोड़ी। अच्छा, वैसे देखिए, ये जो इलाके वाली बात हम करते थे, ये हम कराची में किया करते थे। अब इस्लामाबाद की अगर बात करें, वहां पर भी यही होता है। फैल बहुत गया ना शहर, फैल बहुत गया है वाकई में। और जब बारिश की हम बात करें तो महकमा मौसमियात ने भी बारिश की पेशगोई की और कहा कि जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो बालाई इलाकों में दाखिल हो चुका है, यानी वेस्टर्ली वेव एंटर हो चुकी है। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के जो बालाई इलाके हैं, यहाँ पर बारिश का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। चंद रोज़ पहले मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई थी और जब बात बर्फबारी के तो लोग इंतज़ार भी कर रहे होते हैं पहली बर्फबारी का, बिलखुसूस बालाई इलाकों की तरफ जो जाते हैं, जो वीकेंड्स पर जाते हैं। वीकेंड इज़ ऑलमोस्ट हियर। आज फ्राइडे है ना, ऑब्वियसली लोग जाना शुरू करें। एहतियात जरूर करें, ये बात जरूर है, एहतियात जरूर करें। मौसम को एंजॉय जरूर कर रहे होते हैं सारे, लेकिन साथ साथ मौसम को भी एंजॉय करें। ऐसा नहीं कि डर खौफ के साथ कोई जाए ही ना। हमारे नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, वहाँ पे बर्फबारी एंजॉय करें, लेकिन एंजॉय करें। लेकिन आजकल होता ये भी है ना कि अम्मा अब्बा कहते हैं नहीं जाना और औलाद कहती है हमने जाना ही जाना है। ये औलाद, बाकी माँ बाप बड़े मजबूर हो जाते हैं औलाद के हाथों। ये आपने सियासी बात की है? मतलब मैं एक आध इंटरव्यू भी देख रही थी, कल परसों से वायरल हुआ है। मुझे बड़ी बेचारगी दिखी चेहरे पे, जैसे कहते हैं औलाद आजमाइश है। थोड़ा मुझे लगा, लेकिन तबसरे बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे थे। मैं बिल्कुल इसको ऑपोजिट उसमें देख रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब के इंटरव्यू का आप हवाला दे रहे हैं, जैसे उन्होंने बिलावल साहब से मुतालिक बात की, तो मुझे तो बिल्कुल मामला ऑपोजिट लगा। मुझे लगा कि जरदारी साहब कह रहे हैं ठीक है वो नहीं सुनता, दैट्स ओके, अभी वो उसकी तरबियत होनी है, अभी उसे वक्त चाहिए। हर बच्चा ऐसा होता है, हर बच्चा ऐसा होता है। वो कहते हैं हर घर में बच्चा ऐसा होता है जो कहते हैं बाबा आपको कुछ नहीं पता। तो कहते हैं कि बिलावल टैलेंटेड जरूर हैं, तालीम याफ्ता जरूर हैं, लेकिन तजर्बा नहीं है। और कहते हैं तजर्बा होता है और तजर्बे के बगैर मुल्क चलता नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा टिकट मैंने देना है बिलावल को। क्या उन्होंने कहा था, आपको सुनवाते भी हैं। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। वो तो एक सोच है उनकी जो सबको कह रहे हैं, सिर्फ जरदारी साहब को नहीं कह रहे। और सवाल ये है कि सियासत में सीखते सीखते मुझे अभी तक सीखने में टाइम लगता है, मेरे से गलतियाँ होती हैं। अच्छा, मैं जिस चीज़ पे शुएब थोड़ी सी बेचारगी कह रही थी, तो मैं कह रही थी कि अच्छा जो औलाद बाज़ वक़्त बड़ी मजबूर कर देती है माँ बाप को, वो मैं इस सेंटेंस पे कहती जो कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने बोला। उन्होंने कहा कि मैं अब उसको रोकूं किसी चीज़ से और वो मुझे आगे से कहे कि मैं सियासत नहीं करता, आप ही कर लें, सियासत छोड़ दे। अब ये इस डर से भी प्रॉबली, लेकिन अगेन सवाल ये भी किया गया कि क्या ये फिर गुड कॉप बैड कॉप जो है ये वाली स्ट्रैटेजी खेली जा रही है। तो यही आगे से कहा गया कि नहीं, ये क्या कि पुलिस चोर मुकाबला हो रहा है, कोई खेल हो रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट दी जा रही है। जरदारी साहब का एक अपना ओपिनियन है, बिलावल साहब का एक अपना तर्ज़े सियासत है, वो अपने अंदाज से चल रहे हैं, जरदारी साहब अपने अंदाज से चल रहे हैं। वो इनको नहीं छेड़ रहे और वो इनको छोड़ नहीं रहे। ये मैंने बात इसलिए की है चूंकि जो उन्होंने कहा 70 साल के बाबू वाली बात जरदारी साहब कहते हैं, उन्होंने मुझे भी की है। हाँ, सबको की है। ठीक है, तो बाप ने नहीं छेड़ा, उन्होंने छोड़ा नहीं। लेकिन याद रखें, बाप बाप होता है। ये बिलावल को भी नहीं भूलना चाहिए, बाप बाप होता है। लेकिन फिर भी जो वालिद साहब हैं वो कह रहे हैं मौका हम पूरा दे रहे हैं, करना जो है वो पी ने है, इसके वो प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल जी। बढ़ेंगे आगे। छोटा डॉन, इसकी बात करते हैं।
ये सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं खेल के मैदान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का छोटा डॉन सामने आ गया है। कोई ख़तरनाक डॉन नहीं है, बल्कि बाबर आजम ने प्यार से कहा है, किसी को टाइटल दिया है। ये उन्होंने सऊद शकील को टाइटल दिया है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से कबल कौमी टीम के तरबियती सेशन से एक खूबसूरत वीडियो वायरल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि सारे ये खिलाड़ी कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इस दौरान सऊद शकील जैसे कैच पकड़ते हैं, बाबर आजम कहते हैं, ओ छोटा डॉन, यस। तो ये आपको सुनवाते भी हैं जरा किस तरह से उन्होंने कहा था एक्साइटमेंट के साथ। छोटा डॉन छाया हुआ है जी। अच्छा देखिए, ये शो करता है कि आप खेल के दौरान ना एक दूसरे के साथ कितने कनेक्टेड भी हैं, हाँ। कितने मस्तियां कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपने उस प्रैक्टिस सेशन को। और ऑब्वियसली जो टीम के अंदर हो रहा होता है और जो बैक पे चीजें चल रही होती है, स्पेशली अगर हम ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे होते हैं, वही आपके ग्राउंड में नजर भी आ रहा होता है कि कैसी परफॉर्मेंसेज हैं। मेरा ख्याल है टीम का एक टीम वर्क करना और साथ मिलकर चलना बड़ा जरूरी है, और उसके बाद जीत आपका मुकद्दर होता है। बेशक ऐसे ही है। चलें जी, बढ़ेंगे आगे। चाइना से खबर है, जहां नमूनिया की एक पुरस्कार किस्म तेजी के साथ फैलने लगी है। बच्चों की बड़ी तादाद इससे मुतासर हो रही है। WHO ने सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। चीन के तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बीजिंग समेत शिमाली चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में निज़ाम तनफ़ुस यानी जो इम्यूनिटी है, नज़र आ रहा है कि इम्यूनिटी मुतासर हो रही है, और नमूनिया के जो केसेस हैं बच्चों में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो वजह है वो समझ नहीं आ सकी। और अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं, यानी 4 साल कबल की बात करें, नवंबर-दिसंबर 2019 जब चीन में पुरस्कार बीमारी फैलना शुरू हुई थी, जिसे बाद में कोविड-19 का नाम दिया गया था, जो पूरी दुनिया में फैल गई थी, कई अमवात हुई थी, कई लोग मुतासर इससे हुए थे। और WHO ने कहा है कि चीन की जानिब से कोविड-19 की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद रोकने के बाद से फ्लू, नमूनिया और निज़ाम तनफ़ुस के जो वायरस हैं वो तेज़ी के साथ फैल रहे हैं, जो कि आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो वायरस है या जो उसको मुतासर करता है वो ज़्यादा फैल रहा है। बिल्कुल जी। चलें, इस पर तो अब ऑब्वियसली ज़्यादा ना फैले तो एक अच्छी बात है, और चाइना वैसे एहतियात कर ही लेता है, जिस तरह देखा जाए उसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ कर लेता है। बढ़ेंगे आगे। एक और शख्सियत हैं, आज उनको भी हम याद करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली खातून फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार, जिनकी शहादत को आज 8 बरस बीत गए हैं। मरियम मुख्तियार ने 2015 में तरबियती परवाज़ के दौरान तैयारे में फ़नी ख़राबी के बाइस इंसानी आबादी को बचाते हुए जाम शहादत नोश किया था। हम न्यूज़ का, हमारी टीम का कौम की बहादुर बेटी को यौम शहादत पर सलाम। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। तमाम सियासी जमातों ने आम इंतखाबात पर नजरें जमा ली हैं और मुल्क भर में इलेक्शन की भरपूर तैयारियों का आगाज हो चुका है। सियासी रहनुमाओं के जलसे, जुलूसों और अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, और हर जमात आने वाले दिनों में अपने लिए स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रही है, और इसी में ज़ाहिर है मसरूफ भी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो वो भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, और इसने अगले हफ्ते से उम्मीदवारों को इलेक्शन टिकट देने का ऐलान भी कर दिया है। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन ने भी लोधरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया, और वो यहाँ से जल्द अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहब मौजूद है। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस साहिबा, अगर देखा जाए तो पार्टी ने अगले हफ्ते टिकट तकसीम करने का ऐलान भी कर दिया है। अच्छा, किस बुनियाद पर टिकटें तकसीम की जाएंगी, क्या प्रोसेस होगा, तैयारियां कैसी की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन का सायरन बजा है, बिगल बजा है, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी सफ़बंदी में मसरूफ़ हैं, और उस सफ़बंदी के अंदर डेफिनेटली एक मरहला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो अपनी अपनी टीम को मैदान में उतारने का है। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो उसकी स्क्रूटनी होना और उसके बाद उनको टिकट इशू होना, ये उस इंतखाबी अमल का एक अहम तरीन हिस्सा है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चूँकि पहले से अवाम के अंदर है और हल्के के अंदर अपने उम्मीदवारों को उतारने से पहले उनका एक ओवरऑल उस हल्के की पॉलिटिकल डेप्थ और उस कैंडिडेट की फॉलोइंग को मद्देनज़र रखते हुए टिकटें देने का जो फ़ैसला है, ये अल्टीमेटली एक बेहतर बर वक्त हिकमत अमली है, जो हमारे कैंडिडेट्स को दूसरे कैंडिडेट्स पे फ़ौक़ियत देगी
कि जो लोग पहले मैदान अमल में आवाम के साथ खड़े हैं, जुड़े हैं और इलेक्शन के शेड्यूल के आते ही वो मुतहरक हो कि अपने हलके में इस इंतहाबी अमल को आगे बढ़ाने में हरावल दस्ते का किरदार। और फिरदौस साहिबा, जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने लोधरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, वहां जलसा कब कर रहे हैं वो? जलसे जुलूस तो इलेक्शन का हुस्न है और इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ये सारे प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और यकीनन जो ही बाकी इलेक्शन शेड्यूल के जो जलसे हैं उनका फैसला होगा। लोधरा हमारा घर है और घर में आप किसी वक्त भी जा सकते हैं, उसके लिए पहले से शेड्यूल का ऐलान की जरूरत नहीं है क्योंकि लोधरा के अवाम जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब को एक समाजी वर्कर के तौर पे देखते हैं और उन्होंने उनकी समाजी सतह पे जो खिदमत की है, गैर सियासी सतह पे उन्होंने जिस तरह उस हलके के और लोधरा के अवाम के लिए हर तरह की उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए उनको अपने वसाइल से वो तमाम मुश्किलात के तदारक के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल रहे हैं। तो लोधरा के जो अवाम है वहाँ जहांगीर तरीन को सियासत के लिए नहीं जाना, उनके दिलों में वो पहले ही बसते हैं, तो उनके दिलों को गरमाने के लिए वो ज़रूर वहाँ जलसा करेंगे और अल्टीमेटली उस जलसे का जो सियासी हमें डिविडेंड है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहिबा, आईवीपी की इलेक्शन स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए, तैयारियों की स्ट्रेटजी तो जाहिर है कोई नहीं बताता, तैयारियों की अगर बात की जाए तो अब तक क्या क्या काम कर लिए गए हैं और अभी ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट काम है जो करना बाकी हैं? देखिए, इलेक्शन की तैयारियां तो कोई भी सियासी जमात जो है, ख़ास तौर पे वो सियासी जमात जो नई मार्ज़ वजूद में आई हो और जिसका इंतहाबी निशान अभी हमें मिला चंद हफ्ते पहले, तो शाहीन के निशान के साथ हमारी जो मैनिफेस्टो की तैयारी ऑलरेडी चूँकि हम अनाउंस कर चुके थे, अब उसके किताबचे और फ्लायर और पेपर्स के साथ जुड़ा एक बयानिया जो है वो तरतीब दिया जा रहा है और मंशूर को सामने रखते हुए हमारा बयानिया जो है वो अवाम दोस्त, मुल्क दोस्त और रियासत को तक़वियत देने वाला ये बयानिया है। और इंशाअल्लाह जो इलेक्शन शेड्यूल के साथ इलेक्शन का माहौल बनता जाएगा, इस्तेकाम पाकिस्तान का बयानिया जो है वो अवाम के दिलों में घर करता जाएगा, क्योंकि हमारा मंशूर जो है वो एक अवामी किताबचा है और अवामी दस्तूर है और मुल्क को और अवाम को मुश्किलात से निकालने की वो कुंजी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस्तेकाम में ना सिर्फ आएगा बल्कि मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क को मुस्तहकम बनाएगी और यही हमारा बयानिया है। सही है। फिरदौस साहब, आपकी साबिका पार्टी से मुतालिक भी ज़रूर बात करना चाहेंगे। जो कल का इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि वाकई एक मुश्किल है पीटीआई के लिए इस वक्त ये भी कि बल्ले का निशान ना मिलना अगर नहीं करा पाते इंट्रा पार्टी इंतखाबात? देखिए, बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार और इस्तेहकाक है कि वो सियासी जमातों को एक कायद और ज़वाबत के तहत जो है वो आगे इंतहाबी निशान अलाट करता है। तो एक अदारा जो आइनी और कानूनी अदारा है उसके अपने रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं। वो अदारा अगर किसी भी सियासी जमात से इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कोई ठोस सबूत या उन इलेक्शन को कराने के हवाले से कोई मौसर दस्तावेज़ मांगता है तो सियासी जमात को इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी, मुल्क में जमहूरियत कैसे आ सकती है? सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत लाने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मुतज़ाद तारीखें देना, लैतुलाल से काम करना लेना इस बात की निशानदेही करता है कि वो पार्टी के अंदर जमहूरी सोच और जमहूरी कल्चर को मुतारफ़ नहीं करवाना चाहते। वहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, वन मैन शो है और वो बुत परस्ती का जो अमल है पार्टी के अंदर उसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं।
जो कि जमहूरियत ज़ाहिर है एक प्रोसीजर तो है, प्रोसीजर फॉलो करने का कहा जा रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप पीटीआई का इलेक्शन के हवाले से क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? देखिए, इलेक्शन यकीनन एक आने वाला जो मैदान सजने जा रहा है, वहाँ पीटीआई ने जो अपने खुद हाथों से कांटे बोए हैं और जगह जगह उन्होंने जो कील बखेरे हैं, जो नफ़रत के बीज बोए हैं, जो उन्होंने रियासत मुखालिफ अमाल किए हैं, जो उन्होंने अदारों को टारगेट करके 9 मई जैसे वाक़यात किए हैं, और जो उनका अब तक का बयानी है तसादम का, इंतशार का, टकराव का और कौम को तकसीम करने का, ये वो काम जो है वो अल्टीमेटली इलेक्शन के मौके पे उनको इन अमाल का जो है खमियाजा भी भुगतना है, क्योंकि सियासत जो है वो फ़हम फरासत का नाम है, सियासत जो है वो रवादारी का नाम है, सियासत जो है वो आपको रख रखाव का तकाजा करता है। लेकिन जब आप हर चीज़ को मलियामेट करके सिर्फ सियासी मफादात को फ़ौक़ियत और अवलियत देंगे तो अल्टीमेटली वहाँ फिर आपको टकराव और तसादम के बाद जो एंड रिज़ल्ट है, क्राइसिस विद इन क्राइसिस जन्म लेता है। तो जो इस वक्त की सूरत हाल में जो पीटीआई ने बोया है इलेक्शन में, उसे वो काटना। अच्छा फिरदौस साहिबा, ये वो मौसम है जिसमें कहा जाता है कि वफादारियाँ बदल जाती हैं इन इंतखाबात से पहले। कुछ लोग हम देख रहे हैं आईपीपी में शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग हमने देखा नून लीग में शामिल हुए। अगर पंजाब में मैं देखूं तो क्या दोनों जमातें हरीफ रहेंगी या कोई अलायंस हो सकता है? चूंकि नवाज शरीफ साहब ने पीएमएलएन तो भरपूर कोशिश कर रही है अलायंस और अलायंस की। देखिए, सियासत के अंदर जो है हरीफ भी बदलते हैं, हलीफ भी बदलते हैं, और सियासत में कभी भी कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। हर जमात जो है वो अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, सियासी हालात सूरत हाल को देखते हुए वो फ़ैसले करती है। तो हर जमात को ये हक़ हासिल है, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये हक़ रखती है कि वो अपने हलीफ और हरीफ जो है उसको फोकस करे। तो हमारा हलीफ हमारे अवाम है, वही हमारे सबसे करीब और हमारे दिल के करीब होते हुए उनकी हकूक़ की जंग हम लड़ रहे हैं। और हरीफ जो हैं वो हर वो जमात है जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ और मुल्क दुश्मन सोच के तहत इस मुल्क में नफ़रत के बीज बोती रही और इस मुल्क को डिलीवर ना कर सकी। तो लिहाजा जो अवाम के हलीफ हैं, जो पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश रखते हैं, वो सब हमारे हलीफ हैं। और जो पाकिस्तान मुखालिफ सोच रखते हैं या पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में हिस्सेदार हैं, वो हमारे हरीफ हैं। तो हरीफ वो है जो पाकिस्तान का हरीफ है, क्योंकि हमारी सियासत जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी है और रियासत और सियासत को यकजा करने। अच्छा फिरदौस साहिबा, तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि किसी भी सियासी जमात से आईपीपी का अलायंस का कोई भी इरादा नहीं है? देखिए, अलायंस हालात वाक़यात और सूरत हाल को देख के बनाए जाते हैं। अभी तो जमातें जो सबबंदी कर रही हैं और हम भी अपने हलकों के अंदर एनालिसिस और अपनी अपनी सियासी जो पावर कह लें असेसमेंट, पॉलिटिकल असेसमेंट, उसको देख रहे हैं। और जो ही हमारे पास एक हतमी ग्राउंड बेस्ड असेसमेंट आती है, हम फिर फैसला करेंगे केस टू केस कि कहाँ हम लीड कर रहे हैं और कहाँ हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त हैं। इंशाल्लाह वक्त आने पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की सदारत में इस पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए, तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करने के लिए बेहतर फैसले करेगी, कौमी मफाद में भी। और फिरदौस साहिबा, अभी तो जो हालात हैं सो हैं, लेकिन क्या आप भी इंतखाबात के बाद एक मखलूत हुकूमत देख रही हैं? आने वाली हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है कि स्प्लिट मैंडेट के साथ आएगी। और जो मेरा सियासी तजर्बा कहता है कि हमें स्प्लिट मैंडेट और मुख्तलिफ जमातों का एब्सोलूट मेजॉरिटी लेके कोई जमात भी मुझे पार्लियामेंट की राजदारियों में खड़ी नज़र नहीं आती। स्प्लिट मैंडेट के तहत ही मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो अपने अपने
ज़ोरे बाजू पे अपने मैनिफेस्टो और बयानिए के साथ पार्लियामेंट के दरवाजे पे दस्तक देंगी और अल्टीमेटली ये एक कोलेशन गवर्नमेंट ही होगी। और पाकिस्तान को भी इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मज़ीद इंतशार से बचाने के लिए एक कोलेशन गवर्नमेंट ही बेहतर अंदाज से सर्व कर सकती है और इसका फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि उन्होंने किस जमात को अक्सरियत देनी है और लीडिंग जमात इलेक्शन के अंदर कौन सी होगी, इसका फ़ैसला 8 फरवरी को होगा। अच्छा फिरदौस साहिबा, अब एक और चीज़ जिस पे आपका कमेंट ज़रूर हम लेना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो की अगर बात की जाए तो उनका जिस तरह से जारहाना अंदाज हम देख रहे हैं, तकरीर में किस तरह के वो कमेंट्स भी पास कर रहे हैं, स्पेशली बुज़ुर्ग और सीनियर सियासतदानों पर, जिन पे उनके बयानात सामने आ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं वो घर बैठ जाएँ और घर बैठ के बस अल्लाह अल्लाह करें। तो कहने का मकसद ये है कि बस वो सियासत छोड़ दें। क्या कहेंगी इन बयानात पर आप? देखिए, बिलावल जो है वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बुज़ुर्ग सियासतदानों के हवाले से, उन्हें पहले तो अपनी जमात से उन बुज़ुर्ग सियासतदानों का सफाया करना होगा, क्योंकि और यंग ब्लड और टीनेजर और जिस टीम की वो बात करते हैं नौजवानों की, उसको अपने साथ खड़ा करना होगा। लेकिन जब वो तकरीर करते होते हैं तो उनके आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी आपको यंग ब्लड नज़र नहीं आता। वही 60 से 70 साल के आजमूदा चेहरे उनके साथ जो नज़र आते हैं तो वो इंडिकेट करते हैं कि उनके कॉल और फेल में तजाद है, वो कह कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अपने इस ख्वाहिश की इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ अपनी जमात से करें और अपनी जमात में अपनी टीम के अंदर कम अज़ कम जो है वो ऐसे यंगस्टर्स को मौका ज़रूर दे जो उनकी टीम में फ़ाल किरदार अदा करे और फिर पता चले कि उन्होंने जो बाकियों पे लागू करना चाहते हैं सबसे पहले उसे अपनी जमात और अपनी ज़ात पर। फिरदौस साहब, ये वो कर नहीं सकते ना, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि कल जब ज़रदारी साहब ने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने भी ये कहा कि बिलावल तरबियत याफ्ता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि टिकट तो मैंने देना है। तो हमने यही देखा कि दोनों बिल्कुल एक अलग पैराए में चल रहे हैं। बट ये आप दुरुस्त बात है आपकी कि अगर वो कहते हैं कि बुजुर्ग सियासतदान नहीं होने चाहिए तो अपनी पार्टी से उनका आगाज़ होना चाहिए, लेकिन पार्टी किसके हाथ में ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, ये बिलावल के हाथ में तो मामला अभी नहीं है। फिरदौस साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि पीटीआई आइन के मुताबिक शफाफ और मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात काबिल एतराज़ और मुतनाज़े हैं और इसे कबूल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन किसी इक़दाम से कबल नर्म रवैया बरत रहा है। पीटीआई 20 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवा कर नताइज 7 रोज़ के अंदर जमा कराए। पार्टी 20 रोज़ में इलेक्शन ना करवा सकी तो इसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे और ये इलेक्शन ना कराने पर इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल होंगे। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील अली एजाज बुटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल का इलेक्शन कमीशन का फैसला और जो कहा जा रहा है कि शायद चैलेंज भी किया जाएगा, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमें बड़ा अफसोस हुआ इस फैसले से। हम समझते हैं कि इस फैसले में आइन और कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जब हमने इंट्रा पार्टी अपना इलेक्शन करवाया और रिपोर्ट जमा करवाई तो उसमें इलेक्शन कमीशन के अफसरान की तरफ से कोई हमें एतराज़ नहीं लगाया गया था कि इसमें किसी किस्म की कोई खराबी, या फिर हमें जो नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से आते रहे हैं उसमें भी किसी किस्म का कोई आईनी और गैर आईनी इतराज़ नहीं लगाया गया था कि ये किसी किस्म की इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आपकी खराबी है। अचानक से ये हमारा ये केस बना दिया गया। फिर उसके बाद हमारे आर्गूमेंट्स हुए, 13 सितंबर को ये फैसला रिजर्व किया गया। इतने महीने इस फैसले को नहीं सुनाया गया, छोटा सा केस था। कल फाइनली इस फैसले को सुनाया गया और उसमें जो हुक्म दिया गया वो आप अभी पढ़ के सुना रहे थे। तो हम समझते हैं हम तो इस फैसले को चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरा ये है कि ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है कि इमरान खान साहब माइनस हों या बल्ले का निशान ना रहे, तो ये आइन और कानून के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर देखें, ये तो हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, हमारे पार्टी का इंटरनल मामला है। हम अगर समझते हैं कि अगर हमने इलेक्शन करवाना है अपनी पार्टी। अच्छा अली, आपकी क्योंकि कल खान साहब से मुलाकात भी हुई है जेल में, जाहिर है ये सूरत हाल आपने उनको भी आगाह किया होगा इससे, उनका क्या रिस्पॉन्स है इस हवाले से? वो क्या कहते हैं, अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे? देखिए ना,
वो समझते हैं कि जिनका काम था आईनी तौर पे, आइन की मंशा ये थी कि 90 रोज में इलेक्शन होना थे। इलेक्शन कमीशन देखें, पाकिस्तान की कौम जो है वो गरीब कौम है, अपना पेट काट के इन इलेक्शन कमीशन के अफसरान की तनख्वाहें भी पूरी करते हैं, इनकी मुराद भी पूरी करते हैं ताकि ये मुल्क में बर वक्त इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो आपके सामने जो हालात हैं कि 2 सूबों में गैर आईनी हुकूमतें हैं, पंजाब में भी, केपी में भी, और अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होना है तो फिर ये 13 महीनों बाद इन्हीं दो सूबों में इलेक्शन होंगे। और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि नेशनल असम्बली बलूचिस्तान और सिंध में 6 महीनों के बाद इलेक्शन होंगे, लेकिन आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है, एक दिन भी आगे नहीं जा सकते। तो खान साहब भी यही कह रहे थे कि हमारी डिमांड तो यही है कि फ्री एंड फेयर आप इलेक्शन करवाएं और अवाम पे छोड़ें कि वो अपना इक्तदार और किसको इक्तदार मिले। और चूंकि अली आप बात आइन की और कानून की कर रहे हैं, ज़ाहिर आप उसको बहुत अच्छे से समझते भी हैं। एक आइनी इदारे ने एक कानूनी फैसला दिया है, ज़ाहिर उसका इतलाक तो होगा, चैलेंज करना अपनी जगह, लेकिन अब हिकमत अमली क्या है पीटीआई की? क्या पीटीआई इन हालात में ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा सकती है? कि कराएगी तो किस अंदाज से कराएगी? चूँकि ज़ाहिर अगर हम देखेंगे लीडरशिप तो जेल में है, बहुत से लोग इस वक्त मौजूद नहीं है, बहुत से लोग पार्टी छोड़ चुके हैं, कैसे कराएगी? और अगर नहीं करा पाएगी तो फिर तो बल्ले का निशान नहीं होगा इंतखाबात में। नहीं, पार्टी हमारी बिल्कुल कायम है, उधर ही है। आप देखते हैं कि कोई भी सर्वे जो है वो चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सूबाई हो, ज़िलाई हो, तो उसमें मेजॉरिटी जो है वो पॉपुलर जमात पीटीआई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई को किसी किस्म का अभी तक नुकसान नहीं हुआ। बाकी जो हालात हैं वो सारे आपके सामने हैं। बिल्कुल, अगर हमारी पार्टी ने यह फैसला किया कि हमने इलेक्शन करवाना है तो वो करवाए जा सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम इस फैसले को नहीं मानते। हम समझते हैं कि ये आयन और कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता। एक ही पार्टी को खत्म करने के लिए जो हालात आपके सामने हैं, सारे वसाइल उसी पे लगाए जा रहे हैं और सारे रियासती वसाइल लगाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यानी अली जो मैं समझ पाया हूं कि इस वक्त आप सिर्फ इसको मान नहीं रहे, आप चैलेंज करेंगे, यानी इसका मतलब है कि अभी इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने से मुतालिक बात नहीं हो रही, चूंकि आप लोग मान ही नहीं रहे अभी, तो आप इसको चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल, हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया अली इजाज भुट्टर, आपका मौक़िफ़ आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस फैसले को मान नहीं रही है, इसको चैलेंज किया जाएगा। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। जियो तो ऐसे जियो जिंदगी को रश्क आए, मरो तो मौत कहे कौन मर गया यारो। रावलपिंडी की खातून में सिरफत, मरते मरते 3 कीमती जानें बचा गईं। नसरफत ने बाद अज मर्ग अपने आज़ा अतिया करने का जो फैसला किया और गुज़श्ता दिनों जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका जिगर नारोवाल के एक 35 साला मरीज़ को ट्रांसप्लांट किया गया और इस तरह उनके बच्चों को यतीमी से बचाया गया। खातून के गुर्दे भी 2 मरीज़ों को अतिया किए गया और उनका भी कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। इस वक्त हमारे साथ निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब मौजूद हैं। इस सारे प्रोसेस को उन्होंने देखा भी है, मौजूद भी थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब थोड़ा समझना चाहते हैं इस सारे प्रोसेस को। ज़ाहिर है हम बहुत कम लोगों से मुतालिक ये ख़बरें रिपोर्ट करते हैं कि जिन्होंने बाद अज़ मर्ग अपने जो ऑर्गन्स डोनेट किए हों, और ये पाकिस्तान में ज़रा वैसे भी हमने देखा कि बहुत कम होता है। तो ये खबर इटसेल्फ ऐसी है कि जिसने बहुत हौसला दिया है, बहुत सी जानों को बचाया है। बहुत शुक्रिया जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जा रहे हैं। 24 करोड़ तो आबादी है और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ समेत मेरे जो रजिस्टर्ड डोनर हैं पंजाब में वो 500 से कम है। तो ये बहुत ही अलमिया की बात है, क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि आप हम टीवी और आप इसको कर रहे हैं। इसका मकसद हमारा सिर्फ एक है कि देखें, जब हमने मर जाना है और 4 फुट ज़मीन के नीचे चले जाना है तो ना हमारे जिगर कोई काम आना है, ना हमारा गुर्दे काम आने हैं, ना पैंक्रियाज, ना हार्ट, ना लंग, ना आंखें। तो अगर हम मर जाएं तो हमारे बाद हमारे अज़ा जिंदा रहें और किसी की ज़िंदगी बचा के उसके जिस्म में जिंदा रहे, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा सदका जारिया बड़ा मुश्किल है कि हो। तो ये हमें प्रमोट करना चाहिए, लोगों को रजिस्टर होना चाहिए, जैसे मैं हुआ हूँ, कि अगर किसी की खुदा ना अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, ऐसी डेथ हो जाती है कि वो वेंटिलेटर पे चला जाता है, कॉलेज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, किसी वजह से भी, और उसके अज़ा अभी काम कर रहे हैं लेकिन वो ब्रेन डेड हो चुका है, यानी कि उसके वापस आने की कोई ज़ीरो उम्मीद है। तो उस वक्त अगर उसने अपनी लाइफ में ये वसीयत की हुई है तो फिर उसके 18 के करीब अज़ा हैं जो निकाले जा सकते हैं और वो 18 लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आगाही पैदा की जाए। लोग इधर बहुत करना चाहते हैं लेकिन शायद गाइडेंस नहीं है,
अवेयरनेस नहीं है, गाइडेंस नहीं है, जाहिर है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये एक मिसाल हमारे सामने है कि किस तरह से अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो फैमिली किस तरह से सपोर्ट कर सकती है इस सारे प्रोसेस में। डॉक्टर साहब, ज़रा मैं इस प्रोसेस के बारे में भी जानना चाहूँगी कि किस तरह से लिवर ट्रांसप्लांट किया गया, किडनी ट्रांसप्लांट की गई, कितने डॉक्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया और क्या कॉम्प्लिकेशंस भी थी इस दौरान? देखिए, ये वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था पाकिस्तान में। पहले भी अटेम्प्ट हो चुके, दुबई से भी एक हमने फ्लाई किया था ऑर्गन। तो ये जब हमें पता चला इनके भाई खातून के, जिन अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके डॉक्टर हैं, खुद किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, और उनको पता था कि ये वसीयत हुई है, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। हमारी PKLI की टीम उसी वक्त रवाना हुई और उन्होंने जाके लिवर को निकाला। आम तौर पे हम ये एक लिवर बीच में से काट के 2 लोगों को फायदा दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त रेसिपिएंट कोई नहीं था जो इनसे मैच करता। इसीलिए एक ही उमर खयाम साहब को नारोवाल के बहुत ही पसमानदा इलाके से और पसमानदा सोशल क्लास से आए, तो वो वेट कर रहे थे कि उनको कोई, उनकी फैमिली में कोई डोनर नहीं था। तो अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में इनका जिगर लिखा था, तो इनका जिगर की पेवनकाई की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेहत याब है, क्योंकि उनको एंड स्टेज लिवर डिजीज थी। सही, ज़रा कॉम्पेटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डॉक्टर साहब। और इससे पहले हम ये भी सुनते भी आए कि अगर फैमिली में है किसी को कोई आर्जा तो फैमिली मेंबर डोनेट कर सकता है, जैसे किडनीज की बात ज़्यादा की जाती है, लेकिन अब चूंकि ये केस है, बिल्कुल जी देखिए, वो है लाइव डोनर, जो लिविंग डोनर है, कि अगर जो दुनिया में और जो सबसे अच्छी डोनेशन होगी वो कैडावेरिक डोनेशन की होगी, जो मैं कह रहा हूँ। सही, तो वो अगर नहीं है तो जाहिर है भाई, हस्बैंड, बेटा जरूर करें, और एक किडनी क्या, आधी किडनी से, क्वार्टर किडनी से आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। जिगर का हम सिर्फ एक टुकड़ा लेते हैं, पूरा जिगर तो नहीं निकाल लेते, और वो उसी वक्त कम से 3 महीने में वो दोबारा रीग्रो कर जाता है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है डोनर। लोग वो भी नहीं करते, और फिर हो क्या रहा है यहाँ कि लोग अनफॉर्चुनेटली इस घिनौने कारोबार में मुब्तला हो जाते हैं और एजेंट्स बन जाते हैं। आपको पता ही है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मनी मैचिंग के वक्त कोई एथिक्स, कोई कुछ नहीं देखा जाता, तो एक कारोबार शुरू हो जाता है जिससे इलीगल। डॉक्टर साहब, बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं और उसकी बुनियादों पर जाहिर है इस किस्म के फैसले भी किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक वीडियो सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पे कल, रिजवाना की कमसिन घरेलू मुलाजमा थी, जो कुछ टाइम पहले हमने देखा कि किस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की गई, और अब वो सेहतयाब होकर उसकी वीडियो हंसते खेलते सोशल मीडिया पर हमें नजर आ रही है, जिसको देखकर वाकई सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि फाइनली जो सब दुआएं कर रहे थे वो दुआएं रंग ले आई हैं। मैं चाहूँगी कि रिजवाना की इस वीडियो के बाद अभी इस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त या उसकी तबीयत के मुतालिक आप क्या शेयर करना चाहते हैं? ज़रा बड़ा वक्त लगा उसको सेहतयाब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिजवाना बिल्कुल रूब सेहत है, एक नॉर्मल बच्ची की तरह है। बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह बहुत पसंद है उसको, हम मंगवा के देते हैं। उसने वेट भी गेन किया है, जैसे हमारे अपनी हकीकी बच्ची है उसी तरह ये है, कौम की बच्ची है। तो ये हमारा असासा है, पता नहीं बड़ी हो के क्या ये बने, अल्लाह करे बहुत बड़ी डॉक्टर बने, बहुत बड़ी पॉलिटिशियन। अल्लाह उसे सेहत दे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। बड़ी मेहनत आप लोगों की, आपकी पूरी टीम की कि रिजवाना सेहत या चूँकि बात कुछ केसेस की हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लाहौर की बात करें, पंजाब की बात करें, वहाँ पर जिस तरह से स्मॉग इस वक्त मौजूद है, जिस वजह से हम देखते हैं बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है, तो क्या हालात हैं? चूँकि कल अगर हम देखें तो लाहौर ऊपर था, अभी हम देखें तो लाहौर कुछ नीचे ज़रूर गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, लेकिन सिचुएशन क्या है, हुकूमत किस तरह से तदारुक कर रही है, क्या स्टेप्स ले रही है? शाकिर अहमद हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद। शाकिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन भी किया आपने। शाकिर, एक खबर और भी आई थी कि कोई टावर्स हैं जो लगाने की कोशिश की जा रही है या ऐलान किया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि वो एयर प्योरीफायर टावर्स होंगे। उससे मुताल्लिक़ जब हमने रिसर्च की तो मालूम हुआ कि वो इंडिया में बहुत सालों पहले लगाए गए थे और वहाँ पर उनका उस तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ, वो बंद कर दिए गए। आपके पास क्या इत्तलात हैं? गवर्नमेंट किस तरह से इस सूरत हाल से निपट रही है? जी, इस हवाले से महकमा माहौलियात और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से ये बताया जा रहा है कि एक MOU साइन किया गया है, जिसके तहत लाहौर में 12 एयर प्योरीफायर टावर्स यानी एंटी स्मोक टावर्स जो हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में नस्ब किए जाएंगे, और इन मकामात की निशानदही जो है वो महकमा माहौलियात करेगा। जहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर ये टावर लगाने की तजवीज़ दी गई है। अब से कुछ देर पहले लाहौर
शहर का जो AQI था वो 243 था। अब तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद लाहौर का जो AQI है वो 486 तक पहुंच चुका है। सिर्फ 2 घंटे में लाहौर जो है वो आलूदा 3 शहरों की फहरिस्त में। जी बिल्कुल, सुबह 8 बजे के बाद जो हमने रिपोर्ट किया था उस वक्त जो AQI था वो 243 था 9 बजे के करीब। अब 2 घंटे के अंदर जो है वो लाहौर का AQI जो है वो 486 तक पहुंच चुका है और लाहौर आलमी दर्जा बंदी में आलूदा 3 शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है और लाहौर की जो फ़िज़ा है वो जहर आलूद हो चुकी है। लाहौर उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की सेहत भी मुतासिर हो रही है। अच्छा शाकिर, अब इस ऐसे में क्या कर रही है अब हुकूमत के पास, क्या स्ट्रेटजी है? कितने टाइम तक स्कूल बंद रखेंगे? क्या मसनूई बारिश बरसाने की भी बातें हो रही थी, तो क्या अभी क्या अमल दरामद हो रहा है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा गया है कि 29 नवंबर को मसनूई बारिश बरसाई जाएगी, लेकिन उसको मशरूत किया गया है मौसम के साथ। अगर बादल आसमान पर होंगे, बिल्कुल बादल होंगे तो फिर क्लाउड सीडिंग हो पाएगी, फिर मसनूई बारिश हो पाएगी। बहुत अगर आपने अपडेट किया, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात स्मॉग की हम कर रहे थे। बात स्मॉग की है, आलूदा फ़ज़ा की है। हमने अपनी फ़ज़ा के साथ क्या किया? फसलों को जलाया, भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी में मुंतकिल नहीं किया। जिस तरह से हम बेहंगम ट्रैफिक देखते हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियां देखते हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो इंडस्ट्रीज़ फ़ज़ा को आलूदा करती हैं, यानी हमने हर तरह से फ़ज़ा को आलूदा किया। कानून तो बनाया लेकिन इतलाक ना किया। यानी कूड़ा जलाने पर पाबंदी है लेकिन कचरा जलाया जाता है। फ़ज़ा आज आलूदा क्यों है? एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। फिजा में मौजूद धुएं, जहरीली गैस और गर्दो गुबार के मिलने से बनने वाली तह स्मॉग कहलाती है। गुज़िश्ता चंद बरसों से नवंबर का आगाज होते ही फिजा में जहर आलूद ज़र्रात की मिकदार बढ़ जाती है। स्मॉग से जुनूबी एशियाई ममालिक खुसूसन भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। भारत की फिजा आलमी गाइडलाइन से 2.9, पाकिस्तान की 6.3 और बांग्लादेश की 13% ज्यादा आलूदा है। दिल्ली, लाहौर, ढाका और बीजिंग में स्मॉग की मिकदार इंतहाई खतरनाक हद से तजावुज कर चुकी है। इन शहरों में हर साल लाखों अफराद स्मॉग के बायस तिब्बी मसाइल का शिकार होते हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया की 97% आबादी आलूदा फिजा में रहती है। माहौलियाती आलूदगी के बायस हर साल दुनिया में 60 लाख अफराद जान से जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 साल से कम उम्र बच्चों की 10 में से 1 मौत की वजह आलूदगी है। ताहम साफ माहौल अब दुनिया भर की तरजीह बन गया है। स्मॉग के असरात कम करने के लिए आलमी तंजीमें और मुतासरा ममालिक इक़दाम उठा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में स्मॉग से बचाव के लिए रुकन ममालिक को तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करने की हिदायत की गई। दिल्ली में आतिशबाजी पर पाबंदी समेत गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए ऑड इवन फार्मूला मुतारिफ कराया गया। ऑड इवन फार्मूले के तहत एक रोज में सड़क पर सिर्फ इवन या ऑड नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलाई जाती हैं। सड़कों पर ट्रैफिक कम होने के बायस हवा में आलूदगी का तनासुब भी कम रहता है। इसके साथ साथ 10 साल से पुराने डीजल इंजन वाली गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद की गई है। चीन में भी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के साथ साथ कोयले के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई। इंतजामिया की जानिब से फसलों की बाकियात न जलाने पर सब्सिडी भी फराम की गई। माहौल दोस्त इक़दाम के बायस चीन की आलूदगी में 40% कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक स्मॉग से निपटने के लिए जनूबी एशियाई ममालिक को मुश्तरका इक़दाम उठाना होंगे। रिपोर्ट आपने देखी। बढ़ेंगे आगे प्रोग्राम में एक और टॉपिक जो कि एक प्रेशर से जुड़ा है। एक ऐसा प्रेशर जो शायद सबको है, नहीं उसमें अब जेंडर को सिर्फ हम नहीं काउंट कर सकते। वो है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स या ब्यूटी का प्रेशर या फ्लॉलेस स्किन का प्रेशर, पिंपल्स का प्रेशर,
फ्रेकल्स का प्रेशर। एग्जैक्टली शुएब, एक ये जो फ्लॉलेस, ये जो टर्म हमने फ्लॉलेस स्किन की टर्म जो है, इंस्टाग्राम के फिल्टर की वजह से आई है या स्नैपचैट के फिल्टर की वजह से आई है। और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बाज़-औक़ात, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अगर आपको वैसी स्किन चाहिए तो इट्स परफेक्टली ओके, आप वो करवाएं, लेकिन कोई ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना जिससे आपकी स्किन इतनी बुरी तरह अफेक्ट हो, मैं सिर्फ स्किन की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। लेकिन ये प्रेशर्स क्यों हैं? और जब खवातीन तैयार होने के लिए जाती हैं, मर्द तैयार होने के लिए, मैं खवातीन पे ज़्यादा इस वक्त फोकस ज़रूर करूंगी, क्योंकि जब वो तैयार होने के लिए जाती हैं तो कौन से सोसाइटल प्रेशर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इस तरह के स्टेप्स ले लेती हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नादिया हुसैन ने। एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, सिंगर भी हैं। अब तो अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह नादिया, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नादिया, ये जो हम एक प्रेशर की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इस पर बात तो बहुत हुई, हम अवेयरनेस की कोशिश भी करते हैं हर अंदाज से, आप लोग भी बहुत इस पर आवाज़ उठाते हैं कि अवेयरनेस होनी चाहिए, एम्ब्रेस योर स्किन, हम इसकी बात भी करते हैं। आपने चेंज देखा या आपको अभी भी लगता है कि नहीं, वो प्रेशर अभी भी सोसाइटी में है, उसी तरह से बरकरार है? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक जो प्रेशर है ना वो अभी भी बरकरार है, लेकिन जो चीज चेंज हुई है वो थोड़ा बहुत लोगों में एक एक्सेप्टेंस इस चीज की आई है कि अगर हमारा रंग जिस किस्म का है तो वो रंग के ऊपर जो है वो एक्सेप्टेंस थोड़ी बहुत आई है, खास तौर पे मेकअप से रिलेटेड। दे वांट कि हमारा जो रंग है वो बहुत आर्टिफिशियली वाइट मेकअप में ना कर दिया जाए, और ऑल्सो कि फिर वो जो ट्रीटमेंट्स हैं वो नेसेसरली दे आर नॉट गोइंग टू से कि जी हमें जो है वो वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स करनी है, इवन दो कि वो कहते हैं कि हमें ऐसी ट्रीटमेंट करनी है जिससे हमारी स्किन क्लियर हो जाए, दाग धब्बे हट जाएं, टेक्सचर बेहतर हो जाए स्किन का, और इस किस्म की जो है वो ट्रीटमेंट जरूर करने आते हैं। लेकिन अभी भी जो है वो कुछ तबका ऐसा है कि जो कहता है कि हमें जो है वो वाइटनिंग करनी है और अब बस रंग गोरा करते। नादिया, अब ये जो फ्लॉलेस स्किन का एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, ऑब्वियसली वो फिल्टर्स के थ्रू भी है, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के थ्रू भी आ गया है, बट ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट्स भी हर लड़की, हर खातून वो अफोर्ड नहीं कर पाती है। अब ये जो टर्म आ गई है, क्या ये वाकई एग्जिस्ट भी करती है? क्या फ्लॉलेस स्किन होती है? होती है, बिल्कुल होती है। कुछ ऐसे खवातीन होती हैं वो आर एक्चुअली आई वुड से नेचुरली गिफ्टेड, जिनके फेस पे कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं, उनकी स्किन बड़ी लाइक अच्छी प्यारी बहुत टाइट स्किन होती है, और उनके रिंकल्स इतने नहीं होते हैं, और कोई मतलब कोई एक्नी नहीं होता है, कोई स्कार नहीं होता है। तो फ्लॉलेस स्किन डेफिनेटली होती है, बहुत से लोगों की इनफैक्ट होती है। और असल में मजे की बात ये है, जिनकी फ्लॉलेस स्किन होती है ना वो समझते हैं कि हमारी स्किन बुरी है। अच्छा, तो ये एक बड़ा एक क्रेजी किस्म का डायलेमा है कि बहुत सी खवातीन जब मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं कि जी देखिए हमारी स्किन तो इतनी खराब हो गई है, और फिर मैं देखती हूँ उनको और मैं कहती हूँ कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है, मतलब आप क्या समझती कि आपकी स्किन में क्या प्रॉब्लम है? ओवर कॉन्शियस हैं, बिल्कुल ओवर कॉन्शियस हैं। दे फील दैट उनकी स्किन में डलनेस आ गई है, दे फील के लाइक उनकी स्किन जो है वो इतनी ज्यादा मतलब वो इतनी चमक नहीं रही है, और दे फील इवन दो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज फ्लॉलेस। तो अगेन जो एक टर्म है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ये चीज बड़ी जो है ना वो मैटर करती है कि मेरे लिए खुद क्या खूबसूरत है, किसी और के लिए क्या खूबसूरत है, मैं अपने बारे में क्या चीज मुझे अच्छा लग रहा है और क्या चीज मुझे अपने बारे में बुरा लग रहा है, मैं अपने बारे में क्या चीज जो है वो चेंज करना चाहती हूँ, दूसरा इंसान क्या चीज उसी चीज से वो खुश है। हो सकता है कि मैं जो हूँ वो अपनी स्किन पे खुश नहीं हूँ और किसी और के पास मेरी टाइप ऑफ स्किन होगी, वो अपने स्किन से खुश है। तो ये चीज जो है ना बड़ा एक इट इज अ डायलेमा ऑफ कोर्स, एंड ये जो डायलेमा है आप इसको मैं खाली खत्म नहीं कर सकते। आप इसको किसी को भी जो है ना मैं खाली इतना मेंटल जो है वो आप मेंटली उनको आप रिलैक्स नहीं कर सकते, या मेंटली उनको आप ये एक पीस ऑफ माइंड आप नहीं दे सकते कि जी यू आर परफेक्ट, बिकॉज हर किसी में जो है ना वो अपने अंदर वो समझेगा और समझता है, हर इंसान समझता है कि मेरे में खामियां हैं,
और लेकिन कई दफा दे एक्सेप्ट दो खामियां और वो कहते हैं कि हाँ जी है तो है, लेकिन कई दफा जो है वो खामियां जो होती हैं या जो ऐसी कोई उनको उनके मुताबिक उनके दिमाग में चीज चल रही है तो वो उसको तो हर किसी के माइंड में ब्यूटी की डेफिनेशन, फ्लॉलेस स्किन की डेफिनेशन, ये सारी बिल्कुल डिफरेंट है और वो हर लिहाज से अपनी स्किन को उस तरीके से बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा नादिया, अब वो स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए जो कि हर किसी के अपने दिमाग में है कि मेरी स्किन मुझे ऐसी चाहिए, अब उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी इस्तेमाल, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ भी चली जाती हैं ख़वातीन, कुछ प्रेशर की वजह से या अपनी शौक की वजह से, जो कि आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। मैं सिर्फ स्किन की बात नहीं करूँगी, सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल नो डाउट ऐसी चीजें हैं जो होती हैं, जो कि खास तौर पे आजकल बहुत ज्यादा जो ये आईवी ड्रिप्स हैं जो कि लगती हैं और लोग लगाते हैं, उसके अंदर जो है वो काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि उसके अंदर आपको प्रॉपरली पहले डायग्नोज करना जरूरी है और एक पेशेंट का जो अंदर से जो इंटरनली जो चीजें हैं वो चेक करना बड़ा जरूरी है। ब्लड वर्कअप करना जरूरी है कि जो आप उनको आईवी दे रहे हैं, क्योंकि फिर तो आप अंदरूनी चीज से खेल रहे हैं, तो अंदरूनी चीजों से खेलना जो है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। एक अस्पताल में भी जो है वो आईवी लगाना जो है वो क्यों, क्या, कैसे, कितना, किस स्पीड पे, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। लेकिन बहुत दफा खवातीन जो है वो बस वैसे ही जो है वो अपना कराने के लिए, अगेन वही बात जैसे आपने कही, शौक क्या हो गया, या उनको कोई उनको जो है वो फील होता है कि हाँ यार हमें अब इस चीज से अगर किसी और को फायदा हुआ हो, ये भी बहुत एक डायलेमा है। किसी और को अगर फायदा हुआ हो वो समझते कि हमें भी उतना हमें भी हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे है। ये हम हर बीमारी में यही देखते हैं नादिया, वो दवाइयाँ भी इस्तेमाल इसी तरह से करते हैं। अच्छा उसको हुआ तो हम भी इस्तेमाल करेंगे, शायद ठीक हो जाएंगे। नादिया आप ज़रा मेकअप पर आते हैं। मेकअप से मुतालिक जो हम समझते हैं कि मेकअप मीन्स टू इन्हांस योर फीचर, नॉट टू चेंज योर फीचर और फेस, तो क्या वाकई ये अवेयरनेस भी आई है या क्या अभी भी आप ये देखते हैं कि ख़वातीन कहती हैं कि नहीं मुझे वैसा मेकअप चाहिए, हालांकि हो सकता है वो मेकअप अगर उन पर किया जाए तो उनके फीचर पर वो सूट भी ना करे बल्कि वो बुरा लग रहा हो? मेकअप में जरूर आई वुड से चेंज आया है एंड दैट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेलकम चेंज, क्योंकि मेकअप की जो भी जो खवातीन है ज्यादातर अब जो वो मेकअप जिस किस्म का चाह रही हैं, जिस किस्म का करना चाह रही हैं, जिस किस्म का उनकी डिमांड होती है, दैट इज डेफिनेटली समथिंग जिसमें वो कहती हैं कि हमें जो है ना बड़ा खूबसूरत, नेचुरली खूबसूरत हमें बनाते हैं। नेचुरली खूबसूरत मीन्स कि जी उन्हीं के अपने फीचर से ही खेलते हुए, उन्हीं की अपनी स्किन टोन पे खेलते हुए, उन्हीं की अपनी आईज, उनकी अपनी आईब्राउज, उनके अपना कॉन्टोर, ब्लश ऑन, उनकी अपनी जो भी उनकी अपनी चीज है, उनकी अपनी ही चीज पे खेलते हुए आप उनको हल्का हल्का सा चीजों को थोड़ा सा डिफाइन कर दे, थोड़ा सा उन्हीं चीजों को ब्यूटिफाई कर दे। तो ये चीज जो है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है। खवातीन खासतौर पे जो यंगर लड़कियां हैं, दे आर नॉट वांटिंग केकी मेकअप एट ऑल। केकी मेकअप में बेसिकली वो वाला केकी मेकअप हो जाता है जिसमें आप रंग को जो है वो गोरा करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिसके अंदर आप जो है ना वो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ फाउंडेशन लगा के आप जो है वो रंग को गोरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेकअप जो है या जो फाउंडेशन है वो लेयर्स में हो जाता है, केकी हो जाता है, क्रैक करता है, अजीब सा फटने लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये सारी चीजें जो है ये इस यहाँ पे चेंजेस आई हैं। अब खवातीन कहती कि हमें बहुत ही जो है ना हमारा मतलब अच्छा बड़ा नेचुरल फिनिश का फाउंडेशन होना चाहिए। सो दैट इज अ huge good change which I feel very good about, क्योंकि मैं खुद पर्सनली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट कि जिसमें मैं कहूँ कि जी मैं जो हूँ वो लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ फाउंडेशन लगा दूं और उसके बाद फिर मैं आईज भी जो हूँ ना वो क्रेजी किस्म की आईज में बना दूं। एक यंग प्यारी सी बच्ची अगर मेकअप करने आ रही है, या अगर एक जो है वो नॉर्मल एज की जो खातून है, अगर कोई लाइक भले कोई ओल्डर एज वुमेन की भी लाइक शादियां होती है, नॉट नेसेसरली कि 20-22 साल की लड़कियों की शादियां होती हैं, जो स्लाइटली ओल्डर होती हैं 26-27 ईयर्स की औरतें आती हैं, उनकी शादियां हो रही होती हैं। सो जितना ज्यादा आप मेकअप करेंगे उतना ज्यादा जो है वो अपनी एज से बड़ी लगती हैं। एंड नाउ आई स्टार्टेड टेलिंग
दिस, यू नो, जब मैं उनको बोलती हूँ ना कि देखिए अगर आप इतना मेकअप कराएंगे ना तो आप अपनी उम्र से बड़ी लगेंगी, ऑल ऑफ अ सडन जो है ना वो हो जाता है, अच्छा नहीं आप अपने हिसाब से कराएं। तो ये एक बड़ा बात है जो कि बता दी जाए तो उसके बाद जो है वो मेकअप कम से कम कर दिया जाए। वैसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, नेचुरल लुक्स की तरफ अब खवातीन जा रही हैं। अब तो वैसे मर्द भी बहुत मेकअप करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वैसे नादिया शोएब की एक फरमाइश है, वो फरमाइश ये है कि जिस तरह हमने आगाज़ में कहा ना कि यू नो बहुत से डोमेन्स में हम नादिया आपको देखते हैं जो आपने गुनगुनाया, मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हमारे लिए भी आज कुछ हो जाए नादिया एंड पे हल्का सा। बेशक 2 लाइन्स, इससे ज़्यादा ना हो बेशक। जो गुनगुनाया वो तो बस वो ऐसी एक वो फरमाइश थी कि मैंने कहा अच्छा चलो यार, यू नो, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो में तो मैंने बहुत और जगह में भी मैंने जो है ना ये गाने गाए हैं, बट इस वक्त तो मुझे गाना भी कोई याद नहीं आ रहा, कोई नया कोई गाना हो, कोई अलग सा गाना हो। देखिए हम गाना तो वैसे तो कहानी सुनो इतना ज्यादा या पसूड़ी इतना ज्यादा सुना और गाया गया, तो आई एम श्योर वो तो आपको आता होगा नादिया। हाँ वो तो आता है। चलिए कहानी सुनो, कहानी सुनो। कहानी सुन लो। अच्छा कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहीं मुश्किल, मुझे आगे नहीं याद आ रहा इस वक्त। आप हेल्प कर दें साथ क्या? नहीं लेकिन नो डाउट जितना गाया बहुत मजा आया और हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है जी, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, बड़े अच्छे मशवरे भी नादिया देती हैं और अभी एंड पे तो हमारी ख्वाहिश भी पूरी आज तो ख्वाहिश पूरी कर दी नादिया, हमारी अब ज्यादा वाली फेवरेट लिस्ट में शामिल होगी। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। इमाम काबा शेख सालेह बिन हुमैद इस वक्त 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपने दौरे के दौरान आला क़यादत से मुलाकातें भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ तक़रीब में उन्होंने शिरकत भी की है, मज़ीद तक़रीब में उन्होंने शिरकत करनी भी है। आज जुम्मा और इमाम काबा आज फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा की इमामत कराएंगे। तवक्को की जा रही है कि शहरियों की बड़ी तादाद उनकी इमामत में नमाज़ पढ़ने की सआदत हासिल करेगी। तो आपको बराह रास्त हम लेकर चल रहे हैं फैसल मस्जिद। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद ज़रीफ़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़रीफ़, हम यूँ भी देखते हैं कि जुम्मे के दिन फैसल मस्जिद बहुत रश होता है। आज चूँकि लोगों को मालूम भी है कि इमाम काबा की इमामत में नमाज जुम्मा अदा की जानी है, क्या तैयारियाँ हैं, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर? हाँ, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इस वक्त क्योंकि 4 रोज़ा दौरे पर इमाम काबा शेख सालेह बिन हमीद जो है वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। कल नहीं परसों वो यहाँ पर पहुँचे थे, उससे ही जो है वो क्योंकि उनके आने के बाद ये तय था कि उन्होंने इस्लामाबाद की जो फैसल मस्जिद है यहाँ पर नमाज जुमा पढ़ानी है। तो आज उन्होंने सबसे पहले इस्लामी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर उस फैसल मस्जिद में यहाँ पर उनका जो कैंपस बना है यहाँ पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और उसके बाद जो है वो नमाज जुमा पढ़ाएँगे। जबकि आज उनकी जो तकरीर है उसका मौजू होगा कि शरीयत और कानून में इंसानी जान का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके हवाले से वो नमाज जुम्मा में अपना खुतबा बयान करेंगे। सुबह सवेरे से ही जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों की बड़ी तादाद ने यहाँ फैसल मस्जिद का रुख कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं ट्रैफिक के, तो ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फैसल मस्जिद के सामने जो 2 सड़कें बनी हुई हैं यहाँ पर किसी भी किस्म की पार्किंग की इजाज़त नहीं है। जो लोग भी यहाँ पर आएंगे उन्हें अपनी गाड़ी जो है पार्क करनी होगी और उसके बाद ही लोग जो है फैसल मस्जिद जा सकेंगे। इस वक्त भी फैसल मस्जिद जो है वो भर चुकी है, लेकिन लोगों की जो आमद का सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। जो 4 रोज़ा दौरे पर इमाम काबा जो है वो पाकिस्तान पहुँचे थे। आज तकरीबन उनका 3रा दिन है, कल 4था दिन है, उसके बाद वो वापस रवाना हो जाएंगे। लेकिन आज जुम्मे की नमाज की तैयारी में हमने देखा कि खुसूसन रावलपिंडी और जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो यहाँ पर रुख कर रहे हैं ताकि यहाँ पर वो नमाज अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया ज़रीफ़, आपने हमें इससे मुतालिक आगाह किया। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं क्योंकि एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है एहसन खान की, जहाँ पर वो
इसराइली मजालिम को हाईलाइट करते हुए फ़लस्तीनियों के हक़ में बात कर रहे हैं। तो हाल ही में लंदन में होने वाली एक अवार्ड तकरीब में फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने और उन पर इसराइल के हाथों होने वाले मजालिम उजागर किए। उन्होंने फ़लस्तीनियों की अमन के साथ रहने की ख्वाहिश का भी जिक्र किया, इसकी भी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है, जिन पर उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। एहसन खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले सुनवाना दें वो। हाँ जी, पहले सुनवा देते हैं, फिर ज़रा एहसन से पूछते हैं इस बारे में। I just want to remember the Palestinians over here. Because they all deserve to live in peace, safety and security. And I feel we all should stand up and raise awareness for them. बिल्कुल जी, ये उन्होंने वहाँ पर कहा। इस तरह से उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ भी उठाई। एहसन ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन, जिस तरह से आपने इतनी बड़ी तकरीब में आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है आपके लिए भी और आप जैसे और सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी? देखें, जब आप एक सर्टन लोग आपको फॉलो करते हैं और आपको इज्जत मिलती है तो आपका राइट भी बनता है और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी होती है, तो आपका एक हक बनता है कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, जुल्म और सितम हो रहा हो या गलत काम हो रहा हो, तो आप उसकी नफ़ी करें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मुस्लिम सबसे पहले तो। क्योंकि एक हदीस मेरी नज़रों से गुजरी तो उसका मफहूम कुछ ऐसे था कि मोमिन के दिल को कभी चैन नहीं आ सकता जब तक उसके बहन और भाई, यानी हम मुसलमान सब बहन भाई हैं, वो सुकून और इत्मीनान में ना हो। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि उल्टा काम चल रहा है कि हम दूसरों को मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करते हैं। बट ये एक इंटरनेशनल इशू है, सारी दुनिया जानती है किस तरह से एक जगह पर कब्जा किया गया और फिर कब्जा करते करते वो बढ़ाते गए और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह से निकाला गया। इट इज़ इलीगल, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं। और अब जब 4000 बच्चा जो मर गया है और बड़े लोग साथ, आई थिंक टोटल 9000 से अबव डेथ्स हो चुकी हैं जो अब तक फ़लस्तीनी जो जा चुके हैं दुनिया से। और आप यकीन कीजिए, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया का दौर है, हम जब वीडियोस देखते हैं तो नज़र ना चाहते हुए आपकी मेरी नज़र में, आप तो न्यूज़ के एंकर्स हैं, आपके सामने तो ज़्यादा वीडियोस आते होंगे, बट वो कहते हैं ना स्लीपलेस नाइट्स और दिन गुजारना, कोई खुशी अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो नेचुरली आई थिंक वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक अप अगेंस्ट इट। और ऐसे किसी भी इवेंट में, चूँकि जब भी ऐसा कोई इवेंट हो रहा हो, एक आवाज़ आती है जी कि ये इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, इस वक्त तो फ़लस्तीनी पिस रहे हैं, ज़ाहिर है वो आवाज़ भी अहम, लेकिन उसके साथ एक और आवाज़ आती है, नहीं ऐसे इवेंट्स में जाकर उसकर बात करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इवेंट भी होता है और उस इवेंट के थ्रू आपकी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच भी जाती है, और यही आपने भी किया। ऐसा ही है एहसन? बिल्कुल। आप देखें कि जब भी कभी कहीं पे कोई चैरिटेबल काम हुआ तो हमारे आर्टिस्ट जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसी तरह जब आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे होते हैं जहाँ पे बहुत दुनिया आपको सुन रही हो, देख रही हो, तो एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। दुनिया भर में जहाँ पे भी कोई शोज़ हो रहे हैं या कोई गैदरिंग्स हैं या कोई लेक्चर्स हैं, वहाँ पे ज़रूर आप देख रहे हैं कि लोग निकल कर बात भी करते हैं और फ़लस्तीन के हक़ में नारे भी लगते हैं और फ़लस्तीन के लिए कहा ही जाता है कि सीज़ फायर की भी बात हो रही है जहाँ इतना जुल्म हो रहा है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जो कह रहे हैं, अब आप अपनी जॉब पे आप रोज़ जा रहे हैं, तो जाहिर है नौकरी तो आपको करनी है, इसलिए सब लोगों को अपना अपना काम तो करना है। और जिस तरह अभी क्रिकेट मैचेस भी चल रहे हैं और ज़िंदगी के तमाम जो मामूल हैं वो घरों में भी चल रहे हैं, खाना पीना भी है, नेचुरली वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस। अगर हम सिर्फ इतना सोचें कि हमारी ज़िंदगी इस वक्त कितनी पुरसकून है, अगर उनसे आप कंपेयर करें तो फिर आपको एहसास होता है कि जाहिर है अल्लाह की ब्लेसिंग है। यकीनन वो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, तो आई फील दैट हम सबको ज़रूर उनके हक़ में, इनफैक्ट कहीं भी, मैं इस स्टेज पे या बात करूं, मैंने सिर्फ फ़लस्तीन की बात नहीं की। पिछले दिनों कुछ महीने पहले पंजाब में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे अटैक हुआ था और उन क्रिश्चियंस की जो मुक़द्दस जो जगह है उनको मसमार किया गया, उनके लोगों के घरों में घुस के जलाया गया। मैंने उनके लिए भी आवाज़ उठाई। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिलीजन, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बात है।
एक जान की बात है कि कितनी कीमती जान है, बच्चों की जानों की बात है, तो ये किसी रिलीजन से सिर्फ रिलेटेड बात नहीं इंसानियत की है और इंसानियत के लिए ये सब आवाज उठा रहे होते हैं। ऐसे में आप जाहिर है मैं आपका भी एक मौकफ इस पे जरूर लेना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे और भी हमारे सेलिब्रिटीज हैं। मैं क्यों ये वर्ड यूज करी उसकी वजह ये है क्योंकि इन लोगों को सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स अवामी बनाती है और जाहिरी सी बात है लोग उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए उनकी फॉलोइंग ही है, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ जाती हैं कि हमने इतना प्यार दिया है, बेशक उनके काम की वजह से दिया है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं, हम सबके ऊपर होती है। वैसे में कुछ सेलिब्रिटीज जाहिर है आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे होते, वो कह रहे हैं हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं, लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियोज़ बनाने का या शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं, आप मुत्तफिक हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, दुआ के साथ साथ स्पेशली जो जर्नलिस्ट वहां पर काम कर रहे हैं वो शायद इसीलिए कर रहे हैं कि हम वो वीडियो शेयर करें और दुनिया तक पहुंचाएं कि किस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं मजलूम फलस्तीनियों पर? आपकी बात बिल्कुल सही है, एक्सपेक्टेशन होती है और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ये जो शोबिज़ है, जब हम लोगों के साथ उनके सामने आते हैं, उनके हर रोज़ एवरी डे दे वॉचिंग अस, दे फॉलोइंग अस, और वही लोग जो हैं वो आपको पसंद भी करते हैं, स्टार भी बनाते हैं, तो आपकी नेचुरली एक एज ए सिटीजन आपकी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है। लेकिन पोस्ट करना लाजमी है या नहीं लाजमी, इस पे मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि सबकी अपनी चॉइसेस हैं। कुछ लोग एक्टिविस्ट नहीं हैं, कुछ लोग चैरिटेबल काम नहीं करते, कुछ लोग पॉलिटिकल बात नहीं करते, दैट्स देयर ओन चॉइस। लाइक आई डोंट स्पीक ऑन पॉलिटिक्स अ लॉट, ऑल्दो आई हैव माय पर्सनल व्यूज अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम ये भी तो देखते हैं ना की बात आती है जहाँ पे जुल्म कहीं भी हो रहा हो। जी जी ऐसा अपनी बात में कमल भी कीजिएगा। और साथ ही चूंकि हम ये देखते हैं कि इस वक्त हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं जिस तरह एहतजाज होता है कि अवाम दबाव बढ़ाते हैं अपने अपने लीडर्स पर कि लीडर्स ने काम करना है, तो ये आलमी बिरादरी से चूंकि एक्सपेक्टेशन सबकी होती हैं, तो आलमी बिरादरी पर दबाव कैसे बढ़ सकता है? ज़रा जब ज़्यादा लोग आवाज़ बुलंद करेंगे तो दबाव पड़ेगा आलमी बिरादरी पर, ऐसा ही है? बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। लाइक अ चैनल ऑफ योर्स, आप यहाँ बैठे हुए अगर 2 घंटे का शो करते हैं तो उसमें कितना टाइम आप फ़लस्तीन को दे रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। बाकी चैनल्स कितना टाइम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम सब लोग बात करते रहेंगे, ऑल्दो आई फील कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें तो यूएन ने भी बहुत कुछ बोला जिस पे अमल नहीं हुआ, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो बात कर रहे हैं। और अगर आप यूके से लेके यूएस में अगर आप रैलीज देखते हैं, कैंपेन्स देखते हैं, तो मिलियंस ऑफ पीपल हैव कम आउट टू फॉर द सीज फायर, और इस जुल्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन उनकी गवर्नमेंट शायद उनकी बात नहीं मान रही, उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है कि चंद लोग जो जिंदगी का फैसला करते हैं, दुनिया के जो बड़ी पावर्स हैं उनमें चंद पॉलिटिकल जो लोग हैं वो फैसला इस वक्त कर रहे हैं, ये भूल गए कि लोग क्या चाहते हैं। तो बिल्कुल आई थिंक एवरी इंडिविजुअल मैटर्स, एवरी लाइफ मैटर्स, हर जिंदगी की अहमियत है, चाहे वो एक बच्चे की हो, चाहे वो एक इंसान की या जानवर की भी हो। और ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और हमारी आंखों के सामने। मैं तो समझता हूं कि जब हम बच्चों की वो छोटी मैं इसी पर आना चाह रहा था, यू एज अ फादर जब ऐसी कोई वीडियो देखते हैं, एब्सोल्युटली यू एज अ फादर जब ऐसी कोई वीडियो देखते होंगे, हम सब जब ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें जो कहते हैं ना कि जो सबसे छोटा कफन होता है वो उठाना उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही भारी होता है। वहाँ पे हम आए रोज़ देख रहे हैं कि वहाँ पर बच्चों को शहीद किया जा रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, और बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। जिस तरह अस्पतालों पे बमबारी, जिस तरह से शेल्टर्स पर बमबारी, और इसमें ज़ाहिर है बहुत इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे में ये बड़ा अहम है कि वहाँ पर इमदाद भेजी जाए। और पहले तो ज़ाहिर रास्ते ही बंद, रफ़ा क्रॉसिंग बंद, लेकिन अब जिस तरह जंगबंदी की बात भी 4 रोज़ के लिए है, लेकिन बहरहाल बात हुई कि इमदाद पहुँचाई जाएगी। मैं ज़रूर चाहूँगा कि फ़ंड रेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपने खुद भी एक फ़ंड रेजिंग के बारे में बात की कि 27 जनवरी चैरिटी किस तरह से वहाँ तक पहुँचे एक इवेंट के थ्रू। 27 जनवरी को मैं ज़रूर चाहूँगा ज़रा नाज़रीन को बताएं उस इवेंट से मुताल्लिक कि कितना ही सिग्निफिकेंट वो इवेंट होगा कि जिसकी वजह से वो इमदाद उन फ़लस्तीनियों, मजलूम फ़लस्तीनियों तक पहुँच पाएगी। आप सिर्फ ये देखिए कि हमारे पेशावर में एक सान्या हुआ था बच्चों के साथ, तो किस तरह पूरी कौम का दिल हिल गया था और कितनी तकलीफ़ में हम सब मुब्तला रहे। इसी तरह मैंने आज भी और हर रोज़
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे छुपा देना वीडियोस को और ना देखना, इंसान चाहता है कि ज़िंदगी में बिजी रहे, लेकिन आई पर्पसली मैं इसलिए देखता हूँ कि आपके अंदर वो जो एक जज्बा है वो अलाइव रहे। यानी आप दुनिया में इतने महव हो गए कि आपको आखिरत भूल गई है। हम सब लोगों को, मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों को। वो वीडियोस देख के, मैं आज एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बाप अपनी छोटी सी बच्ची को उठाए हुआ था जो कि शी वॉज नॉट अलाइव, शहीद हो चुकी थी, और वो उसकी आंखें खोल के देख रहा था, उसकी आंखों को चूम रहा था, उसके लबों पे प्यार कर रहा था, उसके चेहरे को चूम रहा था अपनी बेटी को दफनाने से पहले, और अपने बेटे को उठा रहा था। और बहुत से इस तरह के मैं वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे माएँ जो है वो अपने बच्चे की, जाहिर है, एक डेड बॉडी देख नहीं पाते। तो ये मनाजिर जो आज हम वीडियोस में देख रहे हैं, ये तो शायद इनकी दुनिया में हमें मिसाल नहीं मिलती, और ये शायद देखे भी नहीं जा सकते। बहुत तकलीफ दे बात है, बर्दाश्त से बाहर है। एज अ फादर यू कैन नॉट इमेजिन कि किस तरह से ये इतनी आसानी से सब कुछ हो रहा है। हैविंग सेड दैट, मैं ये चाहता हूँ और मैं ये अपील भी करूँगा हुकूमत से भी, और इनफैक्ट जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, एक इंडिविजुअल भी अगर ये मत सोचे कि उसकी आवाज़ मैटर नहीं करती, हर लफ्ज़, हर बात कही हुई हमारी कहीं ना कहीं तक ज़रूर पहुंचती है, असर रखती है। अगर नीयत और दिल से आप कहें तो इस पे आवाज़ उठाना बंद ना करें। दूसरा, जो चैरिटेबल काम की आप बात कर रहे हैं, तो आई फील आई एम लकी दैट जनवरी के एंड में, जैसे आपने बताया कि 27 तारीख को मैं यूके में एक चैरिटी इवेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा एक और भी इवेंट कर रहा हूँ जो कि ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ गज़ा के जो ये हमारे बहन भाई और बच्चे हैं, इन तक हम इमदाद पहुँचाएंगे जो भी उससे अर्निंग होगी इंशाल्लाह। और यही आई थिंक हम सबका मोटिव भी होना चाहिए कि ज़िंदगी के मामूल को लेके चलते रहें, अपना काम जो करें, लेकिन उसमें ये जिन लोगों पे जुल्म कहीं पे भी होता है, अपने मुल्क से पहले शुरू करें, अपने इलाके से शुरू करें, अपनी जगह से शुरू करें। आप जो भी कर सकते हैं आप वो जरूर करें। ऐसा आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं और यकीनन लोग भी आपका साथ इसमें जरूर देंगे। अल्लाह आपको कामयाब करें। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चंद रोज से सोशल मीडिया पर एक किताब का चर्चा है कि वो किताब आने वाली है, वेयर द ओपियम ग्रोज। अब इस किताब में क्या है, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। चूंकि कहा जा रहा है कि माशरे में पाई जाने वाली तल्ख सच्चाइयों से बगैर किसी पसोपेश के पर्दा उठाती है ये किताब। ये किताब लिखी है, अदाकारा हैं, फिल्मसाज हैं, मुसन्निफ़ा हैं हाजिरा खान। उनकी याददाश्तों पर मबनी ये किताब है, और वो किताब लिखी बहुत पहले थी, कुछ वजूहात थी, वो किताब पब्लिश नहीं हो पाई, वो किताब सामने नहीं आ पाई, और आज उस किताब की रुनुमाई होने वाली है। अब इस किताब में शोबिज़ इंडस्ट्री हो या सियासत में पाए जाने वाले मुनाफिकाना रवैयों की बात हो, दोगलेपन का जिक्र हो, कहानी कुछ इस अंदाज में उसमें बयान की गई है। इस किताब के ज़रिए हाजिरा खान अपने क़ारीन को बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन सियासतदान की शख्सियत से और आइडियल से वो मुतासिर हुई, कैसे उन शख्सियात के करीब आई, और कैसे वक्त के साथ साथ ये सब कुछ सिर्फ एक शराब साबित हुआ जिसने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। Where the opium grows, ये टाइटल, इससे मुतालिक हम ज़रूर आपसे पूछेंगे हाजिरा से। हम स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं किताब, क्योंकि आज इसकी लॉन्च है। और हाजिरा आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड एवरीबॉडी। सबसे तो टाइटल के बारे में बताएं, और साथ साथ ये क्यों फैसला किया है किताब लिखने का? फैसला तो ये काफ़ी पुराना अब हो गया है, 2014 का है। उस वक्त मैंने कोशिश की थी, एक कथारसिस सी मेरे लिए। मेरा तो कोई इसमें कोई एजेंडा नहीं था, कोई मेरे ऐसे कोई मुझे पता भी नहीं था कि किताब अगर मैंने लिखना भी चाहा, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट कराना चाह रही थी एज अ वुमन। मेरी पैदाइश क्वेटा से है, मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ। फिर किस तरह एक पठान फैमिली और एक्ट्रेस बनना, जिसका हमारे यहाँ तस्वुर भी नहीं किया जाता था ना। लेकिन वो कुछ खुशकिस्मती थी कि एजुकेशन बाहर से हुई, थोड़ा शऊर था थोड़ी सी, लेकिन फैमिली को पसंद तो नहीं था ना। कि अगर आप देखें कि आप एज ए पेरेंट मैं अगर सोचती हूँ किसी के बारे में कि अपने बच्चों की तालीम पे इतने पैसे लगाएं, और फिर उनको कोई वो कहे कि जी मैंने तो आर्टिस्ट बनना है या मैंने एक्टर बनना है, तो वो समझ आती है उनकी थोड़ी सी ना डिसअपॉइंटमेंट। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा ब्लैक शीप शुरू से ऐसे कहती हूँ। तो थोड़ा सा ये था, रिबेलियस भी हूँ और थोड़ी सी आई थिंक हेडस्ट्रॉन्ग भी हूँ। लेकिन मेरे लिए किताब लिखना, मैं ये बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ, मेरी कथारसिस के बाद मेरी जो अपनी गलतियाँ, हमारे जिस हम कहते हैं ना एक एवोल्यूशन से जो गुजरते हैं,
कि इन योर टीनेजर आपके क्या वो होते हैं, ख्यालात होते हैं, या आप बहुत ही हर चीज़ से तंग होते हैं, हर चीज़ से चिड़चिड़े होते हैं और आप बड़ा समझते हैं कि आप दुनिया को बदल लेंगे। फिर 20s में आते हैं, फिर कॉलेज लाइफ वो बाहर देखी, फिर यू नो इन माई अर्ली 30s नाउ, एंड नाउ ऑब्वियसली अ लिटिल मच प्लस टैक्स नाउ। सो एक वो एवोल्यूशन जो था ना, उस ये तो ऑब्वियसली 2014 की थी। अप टू देन तो मेरी गलतियाँ, मेरी मिस जजमेंट्स, उन चीज़ों के बारे में ये अपनी भी ओनरशिप लेनी चाहिए जब आप अपनी कथारसिस करते हैं या बायोग्राफी। जी, मुझसे क्या गलतियाँ हुई, कौन सी गलतियाँ हुई। की किताब है जी उसकी है। और ये फुल, इससे पहले एक सैनिटाइज वर्जन मैंने निकाला था। सैनिटाइज का मतलब इसमें काफ़ी हकायक थे जो हम लीगल रीजंस या उस वक्त नहीं कर सकते थे। पब्लिशर मेरे लंदन में थे, क्योंकि मैं अपने खुद से गई थी लंदन। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे, मेरे फादर उस वक्त हयात थे, तो उन्होंने भी मेरी मदद की थी काफ़ी कि तुम बस निकल जाओ अभी यहाँ से। कि अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैं कह रही थी, मैंने अपनी फैमिली का बड़े एहतसाब किया, अपने माशरे का। माई ब्रदर अनफॉर्चुनेटली वाज अ मैथ एडिक्ट एंड ही वेंट टू फुल साइकोसिस। तो किसी जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको बता, मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है जब आपकी फैमिली में, क्योंकि आजकल ये नौजवानों में बहुत ज़्यादा हो गया है ड्रग एडिक्शन। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और मुझे पता है मेरे माँ बाप किस कर्ब से गुजरे थे, किस तकलीफ से गुजरे थे, छुपाते हुए। लोगों को ना बताएं कि वो रिहैब में, लोगों को ना बताएं कि वो क्यों रातों को जागते हैं, क्यों उनके घर से अजीब पागलों वाली आवाज़ें आती हैं एक जवान लड़के की। तो ये चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। मैं चाह रही थी कि कम से कम मेरे लाइफ में जो मुझ पर गुजरी है वो इसका एस्पेक्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल, मेरी जो एफिलिएशन रही है किसी लीडर के साथ, सिर्फ वो नहीं है। उसमें काफ़ी सारे पहलू हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ही टैबू तोड़ते हुए, बहुत ही एक कहते हैं ना साइलेंस तोड़ते हुए ये कहा कि शायद किसी और को थोड़ी उस कतारसिस से थोड़ी रिलीफ मिल जाए। जैसे मैं जब छोटी थी, जब मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ होती थी, मैं कोई किताब पढ़ती थी या किसी फ़िलासफ़र को सुनती थी, तो मुझे थोड़ी सी ना एक मिलती है ना आपको, एक मोटिवेशन मिलती है, या थोड़ी आपको सपोर्ट मिलती है, या एक आपको एक तरफ से ना एक सीख भी मिलती है। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वर्ड। जी बिल्कुल ऐसी है, सीख मिलती है। अच्छा, लेकिन इसमें कितना फीसद, इस किताब में कितना फीसद इमरान खान साहब से मुताल्लिक बात है? आई थिंक अबाउट 40% ऑफ द बुक इज ओके, क्योंकि वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं पॉलिटिकली उससे पहले इतनी एक्टिव नहीं थी, और हादसातन मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। हम जो है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम एक 3rd जनरेशन क्रश से गुजर रहे हैं। मैंने अपनी माँ और अपनी खालाओं को देखा उनके पोस्टर्स लगाते हुए। बचपन से ना हमें बताया गया था ना कि ही इज सच एन आइडल एंड दिस, वो रिस्पेक्ट होती है ऑब्वियसली उनके लिए। ऐसा कोई, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं ना, लाइक इट्स दिस लव अफेयर, इट्स नॉट अ लव स्टोरी एट ऑल, राइट। इट्स मोर ऑफ अ रिस्पेक्ट। मेरी तो शुरू से उनके साथ ऐसी रिस्पेक्ट का ज़्यादा था, बट उनकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी सी सिंगल डिमेंशनल है। ये जो पहली मुलाकात आपने कहा हादसाती, वो कहाँ हुई थी? वो कराची में हुई थी उनके साथ, उनके किसी दोस्त के घर। मैं नई एक्ट्रेस बनी थी, बुरी औरत मेरा फर्स्ट ड्रामा, पहला ड्रामा था मेरा, अगर आप लोगों को याद है। 2010 2011 ये उस एरा की बात है, जब मैंने एक्टिंग वगैरह शुरू की थी। तो वहाँ से फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। किसी के एक्ट्रेस की बर्थडे पार्टी थी, अदाकारा की, उनके यहाँ मेहमान थे ये। तो फिर वहाँ से फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। फिर वहाँ से उनकी फंड रेजिंग में या कुछ चीज़ों में इस तरह सोशली देन आई स्टार्टेड मीटिंग हिम। और फिर उस वक्त वही था जो अभी काफ़ी लोग इस चीज़ से जो गुजर रहे हैं ना, जो ये जनरेशन में इनको भी देखती हूँ। और हम लोग कुछ एक्टर्स हैं जो उस वक्त उनको बड़ा सपोर्ट करते थे, हम आपस में भी बड़ा हंसते हैं कि यार वो भी क्या बेवकूफ़ों वाला वक्त था कि बड़ी तब्दीली चाह रहे थे, आ गई तब्दीली और अब देखें। तो हम लोग आपस में भी ऐसे हंसते। फिर मैं इनको देखती हूँ, शायद ये लोग भी हमारी तरह 10 साल बाद सोचेंगे कि यार ये भी क्या वक्त था। तो इनकी तरह भी मैं बड़ा मुझे तो। अच्छा हाजरा, आपने इमरान खान की पर्सनालिटी को कैसा पाया? अगर आप एनालिसिस कर सके उनकी पूरी पर्सनालिटी का, तो क्या थे, क्या आपने सोचा था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या चीज़ें सामने आई? हाँ, जैसे मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया है कि मेरी उनसे, जैसे मैं दूसरे लोगों को देखती थी ना, एक क्रश वाला सीन था, मेरा उनके साथ ऐसा था, एडमिरेशन का बहुत था। ही इज़
देखें, ही इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट। अभी तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे उनमें भी बहुत फ़र्क नज़र आता है कि जितना वो पब्लिक में अभी ज़्यादा, पहले वो कहते थे ना कि मुझे पब्लिक में जाना इतना अच्छा नहीं लगता, लोगों से बात अच्छा नहीं लगता, लोगों के इर्द गिर्द होना मुझे बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। अभी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे बिल्कुल ऑपोजिट और मज़ीद लगता है कि वो लोगों में ही ज़्यादा या टीवी पे ही ज़्यादा मुझे लगता है कि उनका रुझान होता है कि मैं टीवी पे हूँ, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मेरी तस्वीरें आएँ। तो आई थिंक ये स्पिन मुझे अभी ज़्यादा नज़र आता है उनकी पर्सनालिटी में। बट ड्यूअलिटी तो शुरू से सुने भी थी, यकीन नहीं करते थे ना हम भी। जैसे काफ़ी लोग हैं जो आज मुझे सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं यार ये क्या कह रही है। हम उनको बेहतर जानते हैं क्योंकि हम उनको टीवी पे देखते हैं, क्योंकि हम उनका खिताब देख रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ में तो ही इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन, वेरी डिफरेंट पर्सन। कितनी बार मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मेरी तो काफ़ी मुलाकातें रही हैं उनके साथ। मतलब मैं तो पीटीआई में मेरे वालिद साहब को मैंने पीटीआई में इंट्रोड्यूस कराया, और वो बस आज वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह अगर मुझे माफ़ कर दें। बट खैर, मुलाकातें फिर भी काउंटलेस मुलाकातें। देखिए इस तरह हिसाब तो नहीं रहा जैसे, बट ऑब्वियसली ओवर द इयर्स, ओवर 2-3 years आई हैव मेट हिम अ लॉट ऑफ टाइम्स। यस, ओके। अच्छा, अब इस पॉलिटिकल एक पार्ट के अलावा आपने कहा फैमिली का भी है और उसमें शोबिस से मुतालिक भी आपने जी बिल्कुल, शोबिस के मुतालिक भी। लाइक आई सेड कि ये मेरा मेमोर है, ये किसी की टेल ऑल स्टोरी नहीं है, ये मेरी कैथारसिस थी। मेरा इस किताब से ये मकसद तो बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी को गंदा करूं, अच्छा करूं। मैं तो अपना भी एहतसाब करती हूँ इस किताब में कि मैं चाहती हूँ दूसरी लड़कियां भी इससे सीखें, या लड़के भी सीखें। मेरी उनके लिए भी बड़ी सिंपैथी होती है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हरास लड़के, छोटे लड़के होते हैं, यंग बॉयज़ होते हैं। तो हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम एज अ वुमन ऑब्वियसली मेरी अपनी कंसर्न्स हैं, इनकी होंगी, एज अ मैन आपकी अपनी कंसर्न्स होंगी। तो ये कलेक्टिव है ना, वी आर ऑल जस्ट गोइंग थ्रू इट। हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। एक दूसरे से लड़ के नहीं हक हासिल करना है, एक दूसरे को साथ मिला के, साथ चल के एक दूसरे की मदद करनी है, वो माइनॉरिटीज़ हों, वो बच्चे हों। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये जो हरासमेंट की बात मैं करती हूँ, वल्चर कल्चर जो है, जो एक रैकेट्स की मैं अक्सर 2-3 दफ़ा मैंने जिक्र किया हुआ है, जो एलीट मर्दों को, एलीट्स को सपोर्ट करती है, उनके सोशल लाइफ को, उसका मैंने बड़ा जिक्र किया है। हमारी शोबिस की नेपोटिज्म का, उसकी हिपोक्रेसी का, और उसकी इन डार्क रैकेट्स का, कास्टिंग काउच का। कोई डर नहीं आया? नहीं, अभी मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। लेकिन डर मुझे सिर्फ अल्लाह की ज़ात से लगता है। और आज शायद उन्हीं की, कहते हैं ना एक टाइम होता है हर चीज़ का। 9 साल पहले मैंने किताब लिखी, मुझे लेकिन अल्लाह ब्रेक, हाँ जी, ये सब अल्लाह की कि मैं आपके सामने आज बैठी हूँ। और आज वो किताब जो मैंने 9 साल पहले लिखी थी, जिसके बाद मुझे मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी, और मैं बिल्कुल भूल गई। और आपको ये अंदाजा है कि इस किताब के बाद जो एक रिएक्शन आएगा, जी उन लोगों का जिनके नाम सबको हक है। किसी को अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगती, उनको अपना एहतजाज करने का, उनको ना मानने का हक है। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात है कि मेरे कपड़ों के बारे में बात करने का, मेरे प्रोफेशन के बारे में बात करने का, इलॉजिक बात करने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना तो मैं अपना मेकअप बेहतर करना चाह रही हूँ और वज़न कम करना चाह रही हूँ, उस पर ज़रूर बात करें। लेकिन जो मैं हूँ मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। तो मुझे ये बताने की किसी स्ट्रेंजर ऑन द इंटरनेट विद एन एनोनिमस अकाउंट फ्रॉम अब्रॉड, उसकी बातों से जो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ना तो मैं अपने किताब को उसके लिए बदलूंगी, ना मैं अपनी ज़िंदगी के हक़ाइक़ किसी और के लिए बदल सकती हूँ। चलें ठीक है जी हाजरा, बहुत शुक्रिया। और आज आपकी किताब की रुनमाई है 5 बजे? जी आज 4:30 बजे इंशाल्लाह। हाजरा बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। और ज़ाहिर है किताब सामने आएगी, लोग उसको पढ़ेंगे, फिर उनकी एक राय बनेगी। लेट्स सी, हम दोबारा भी हाजरा से इस पर जरूर राय लेंगे कि उस किताब के बाद क्या रिस्पॉन्स और रिएक्शन आया है। नाज़रीन वक्त हो गया ख़त्म, दोबारा मुलाकात मंडे को करेंगे। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।